हाय फ्रेंड, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, डेली बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में करंट अफेयर आपको डेली सुबह मिलती है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज का क्या नाम है जिसे समुद्री डाकुओं ने अभी अभी कैप्चर कर लिया था, और इंडियन नेवी ने उसे कौन सा ऑपरेशन था जिसके तहत बचाया। काफी सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से कवर होने वाले हैं। तो आपको बता दूं मैं, इसका आंसर था बैंडोर। बैंडोर वो भारतीय, देखिए, मछली पकड़ने वाले जहाज का नाम पूछा है। ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज का क्या नाम है? जहाज का नाम है बैंडोर। अब और जो क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं वो कौन से हैं? भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया इसको बचाने के लिए? ऑपरेशन संकल्प चलाया था, ऑपरेशन संकल्प। समुद्री डाकुओं से इस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को छुटाया, है ना। इसमें आईएनएस सुमेधा और आईएनएस त्रिशूल ने लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में 12 घंटे से अधिक तक ये ऑपरेशन चला। और आपको मैं बता दूं, अदन की खाड़ी में ये जहाज पकड़ा गया था। सुकोत्रा द्वीप समूह जो ये यमन के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुकोत्रा किसके क्षेत्र में आता है? सुकोत्रा आता है यमन के अधिकार क्षेत्र में। तो ये ठीक है। ये क्वेश्चन सोचेंगे सर आप, क्वेश्चन तो पानी के जहाज की बता रहे हैं, एरोप्लेन क्यों यहाँ पर लगाया हुआ है? एरोप्लेन इसलिए बनाया हुआ है, आपको ये बताना है कि हमने बोइंग के साथ कितने एरोप्लेन खरीदने को लेकर समझौता किया है, इसलिए यहां पर ये लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में देखा गया जे स्लैब गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम क्या है? देखिए, जे स्लैब गिट्टी रहित ट्रैक सिस्टम जो है, ये ऑपरेशन, ये सी हो जाएगा ऑप्शन। टाइप ऑफ द रेलवे ट्रैक यूज टू हाई स्पीड ट्रेन। हाई स्पीड ट्रेन के लिए गिट्टी बिछाई जाती है नीचे, है ना, प्लेन, उसको रेल को तेजी से चलाने के लिए। ठीक है। यूएसए में भी देखिए इसी तरह से ये गिट्टी का काम होता है, आप अगर देख रहे हो गिट्टी को ध्यान से। भारतीय मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने वाली है, इसमें जे स्लैब रोड़ी रहित ट्रैक सिस्टम है। रोड़ी पड़ती है हमारे यहाँ, तो रोड़ी आप जानते होंगे, जो चट्टानों को तोड़कर छोटे छोटे उसमें बांट दिया जाता है भागों में, उसको रोड़ी कहते हैं। मकान बनाने में भी छोटी रोड़ी काम आती है, पर प्लेन ट्रैक सिस्टम के नीचे बिछाने के लिए मोटी रोड़ी काम आती है। जो देश में अपनी पहली शुरुआत है, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन की गई यह प्रणाली पारंपरिक गिट्टी पटरियों और प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब में बदल देती है। लाभों में बढ़ी हुई यह स्थिरता, कम रखरखाव और उसकी समान सतह की के कारण यात्रियों के लिए एक आसान सवारी शामिल है। विशेष रूप से गिट्टी की अनुपस्थित पहनने और आंसू को कम करती है। भारत के महत्वाकांक्षी रेल बुनियादी ढांचे में दक्षता और स्थायित्व देती है। मतलब ये जो है काफी, देखिए, क्योंकि इसमें धूल नहीं उड़ती तो काम करने में भी इसमें परेशानी नहीं होती है। जो यहाँ पर काम करते हैं उनको भी इससे किसी तरह की परेशानी यहां पर नहीं होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन से दो देश आंशिक रूप से शेंगन क्षेत्र जो है यूरोप में आईडी चेक मुक्त। देखिए, आईडी, जब एक देश से दूसरे देश कोई यात्री जाता है तो आपने देखा होगा वीजा वगैरह चेक होता है, तो उसको उसमें आईडी भी चेक होती है, कौन व्यक्ति है। मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए कौन से दो देश? तो देखिए, ये दो देश हुए रोमानिया और बुल्गारिया। आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन के संघ के क्षेत्र के हिस्से हैं। रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं, जो यूरोपीय संघ के साथ उनके एकीकरण का एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देशों में हवाई और समुद्री यात्रा के पास अब आईडी चेक फ्री पहुंच है, मतलब इनकी आईडी चेक अब नहीं होगी। ये आप देख सकते हैं, ये यूरोप का हिस्सा है। यूरोप में ये सारे देश आते हैं जहां पर क्या चलता है, इन देशों में चलता है ईयू, यूरोपियन यूनियन। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है यहाँ पर। और यूरोपियन पौंड यहाँ पर चलता है ना, इनकी मुद्रा जो है वो यूरो है, EURO, यूरो इनकी मुद्रा है। और यूरोपियन यूनियन का ये सब हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, ये यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है अंग्रेजों का, ये उनका अंग्रेजों का झंडा आप देख रहे हैं। और आसपास के जितने भी देश हैं ये इनके गुलाम देश हैं, या यूं कह लो कि इन्हीं देशों में जो कभी अंग्रेजों का गुलाम रहे, इन्हीं देशों में कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। 1985 में स्थापित शेंगेन क्षेत्र 23 यूरोपीय संघ राज्य, देखिए यहाँ पर 23 हिस्से आते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकनस्टेन, ये इनका भी यहाँ पर हिस्सा। अवैध प्रवास पर रोक लगाने के लिए ऐसा इन्होंने ये किया है। अगला क्वेश्चन है कि स्कोर 2.0 पहल जो हाल ही में समाचार में देखा गया, किस संस्थान की शुरुआत है? देखिए, स्कोर 2.0 ये शुरू किया गया था सेबी के द्वारा। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के लिए शिकायत समाधान को बढ़ाते हुए स्कोर 2.0 लॉन्च किया। इस प्रणाली में ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन नामित निकायों द्वारा निगरानी की सुविधा यहाँ पर दी गई है, जो शिकायत समाधान की समय सीमा को कम करती है।
स्कोर शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। नया संस्करण अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इसका उद्देश्य त्वरित शिकायत समाधान है। बाद में स्कोर्स के लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च यहां पर किया है। सेबी का मुख्यालय आप यहां पर देख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, ये नया मुख्यालय है। पुराना मुख्यालय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है बॉम्बे में है। अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वन व्हील वन फास्टैग। वन व्हील वन फास्टैग पहल हाल ही में खबरों में रहा। फास्टैग के नाम से आप समझ गए होंगे किसका है। तो ये जो ऑपरेशन है ये भारतीय राष्ट्रीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाहाई। देखिए नेशनल हाई, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, आप याद रखना, ऑप्शन हो जाएगा सी। वन व्हील, वन व्हील का मतलब है गाड़ी के जो पहिए होते हैं और उसके लिए एक ही फास्टैग हो, अलग अलग जगह टोल टैक्स ना कटे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह के लिए फास्टैग को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए वन व्हील वन फास्टैग पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रत्येक वाहन को एक एकल से जोड़ना है, जिससे प्रति वाहन कई टैग का दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके। यह कदम टोल संग्रह दक्षता को बढ़ावा देता है और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे यातायात प्रवाह सुचारू रूप से होता रहे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाई नेशनल हाईवे। देखिए फास्टैग के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं लास्ट वाली। हाल ही में सूखे के कारण किस राज्य में इलायची के बागानों को नुकसान होता है? देखिए अगर आपने भारत का निचला हिस्सा अगर देखा हो तो भारत का जो निचला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये नीचे का जितना भी हिस्सा है इसमें कॉर्डिमम माउंटेन पाई जाती है। कॉर्डिमम माउंटेन का मतलब है इलायची की पहाड़ियां। अब ये जो पहाड़ी इलायची की पहाड़ियां कहां कहां पड़ती हैं आप सोचिए। ये आधा हिस्सा तो केरल का हो गया, आधा हिस्सा तमिलनाडु का हो गया। तो ये कॉर्डिमम इसको बोलते हैं इलायची को। तो सूखे के कारण केरल में इलायची के बागानों को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आगे फसल विनाश की आशंका के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विज्ञान केंद्र इडुक्की ने पीपीएफएम के पर्णीय अनुप्रयोग और इलायची उत्पादन पर प्रभाव को कम करने के लिए रोग निवारण उपचार जैसी रणनीतियों का सुझाव दिया है। ठीक है, प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका को सुरक्षा में, कुल मिलाकर केरल में यहाँ पर सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से इलायची अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछ ले कॉर्डिमम माउंटेन कहां पर है, तो कॉर्डिमम माउंटेन जो है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ना कि केरल में, कॉर्डिमम माउंटेन। ठीक है, अगर नीलगिरी पर्वत कह देता तो नीलगिरी पर्वत जो है वो भारत का जो निचला हिस्सा है, ये देखिए नीलगिरी पर्वत यहाँ पर है, तो नीलगिरी पर्वत का आधा हिस्सा केरल में आता है और आधा हिस्सा तमिलनाडु में आता है नीलगिरी पर्वत का। उस पर भी इलायची की पहाड़ी होती है, उस पर एक फूल और खिलता है, नील कुरिंजी फूल। नील कुरिंजी फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है, नील कुरिंजी फूल 12 ईयर्स में एक बार, नील कुरिंजी नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 25 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक दर कितनी बताई है? तो देखिए ये बताइए 6.6%। 6.6% ये भारत की वित्तीय दर वर्ल्ड बैंक ने बताई है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर 6.6 कर दिया है, जो 20 आधार अंकों से अधिक है। चालू वर्ष की अनुमानित 7.5 वृद्धि दर से मंदी के बावजूद सार्वजनिक निवेश भविष्य के विकास को चलाने का अनुमान है। भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने चालू वर्ष जीडीपी वृद्धि 7.6 रहने का अनुमान लगाया, जो पहले के अनुमानों से अधिक है। 2023-24, 24-25 तक विकास अनुमानित मंदी के निवेश को कमी के लिए जिम्मेदार ठहरा गया है। हालांकि सेवा और उद्योग क्षेत्र को मजबूत बने रहने की यहाँ पर उम्मीद है। तो भारत की जो जीडीपी सांख्यिकी मंत्रालय जो है वो है सीएसओ की स्थापना 1862 में हुई थी, दादा भाई नौरोजी की समय, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1858 में इसकी नींव रखी गई थी और इसने काम करना शुरू करा 62 में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका नाम है। इसने जो अपने आंकड़े बताए हैं वो बताए हैं 7.6%, जबकि वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो कह रहा है 6.6%। वर्ल्ड बैंक का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखा गया पैरामंगलूर नरसंहार किस राज्य में हुआ है? देखिए पैरामंगलूर नरसंहार जो हुआ है ये आपका हुआ है कर्नाटका में। कर्नाटका में आपने देखा होगा काफी हिंदू मुस्लिमों को लेकर, जनजातियों को लेकर काफी लड़ाई रही यहाँ पर। देखिए ये एक ही पिक्चर में आप कर्नाटक में सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सी जीव, कौन सी खेती, कौन से फल, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बड़ा करेंगे तो आपको एक ही पिक्चर में पूरा कर्नाटक नजर में आ जाएगा। कर्नाटक की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कर्नाटक की लोकेशन है। राजनीतिक संगठनों और नेताओं के ने तमिलनाडु के मदुरै में पेरामंगलूर नरसंहार की 104वीं वर्षगांठ का सम्मान किया। 3 अप्रैल 1920 को दमनकारी आपराधिक जनजाति अधिनियम 1911 का विरोध करते हुए
पीरा मलाई कल्लर समुदाय के 16 सदस्य मारे गए थे। देखिए कौन सा समुदाय है ये भी यहाँ पर दे रखा है। नरसंहार उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रतीक है। अंग्रेजों ने फिंगरप्रिंटिंग जनसंख्या नियंत्रण के लिए अधिनियम का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर। अतः स्वतंत्रता के बाद निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अधिनियम ने वर्षों में संशोधन में किए और कठोर उपाय को कम करने प्रगति को चिन्हित किया। अंग्रेजों का बनाया हुआ एक रूल था जिसके खिलाफ ये लोग आए हुए थे और उसमें ये लोग मारे गए। हाल ही में भारत ने 2023-24 में समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम समुद्र से कितना माल जो है भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.1 मिलियन का हमारा समुद्र के साथ। हम एक देखिए इन डिब्बों में कंटेनर में भर के समुद्र जहाजों के ऊपर लाते हैं, आपने देखा भी होगा बड़े बड़े जहाज माल लेकर जाते हैं। भारत का लक्ष्य 2 साल में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 12 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। 22-23 में 8 बिलियन था, है ना। उससे पहले ये 6.8 बिलियन तक गिर गया था, जिसका मुख्य कारण अमेरिका और यूरोप में निर्यात की कमी थी। कोरोना भी चल रहा था, आपने देखा भी होगा, इनकी मांग क्षमता कम हो गई थी इन देशों की। 9.1 अरब डॉलर के लक्ष्य रखा है। भारत विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में तीसरे और जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर आता है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।